ससुर शिवदास ने भंडारे की चाबी बड़ी बहू राम प्यारी के सामने फेंककर अपनी बूढ़ी आंखों में आंसू भरकर कहा, बहू, आज से गृहस्थी की देखभाल तुम्हारे ऊपर है। मेरा सुख भगवान से देखा नहीं गया, नहीं तो क्या जवान बेटे को यूं ही छीन लेते। भगवान का काम करने वाला भी तो कोई चाहिए। मेरा ही कोई बुरा कर्म होगा जो भगवान ने मुझे सजा दी है। बिरजू का काम अब से मैं ही संभालूंगा। घर की जिम्मेदारी बहू तुम ले लो। राम प्यारी को समझाते हुए ससुर शिवदास ने कहा, बहू आंसू पोंछो, भगवान की इच्छा के आगे हमारा क्या बस। आइए मुंशी प्रेमचंद की कहानी स्वामिनी सुनते हैं। राम प्यारी और राम दुलारी दोनों सगी बहनें हैं और दोनों की शादी शिवदास के दोनों बेटों मथुरा और बिरजू से हुई। दोनों बहनें ससुराल में भी मिलजुल कर ही रहती हैं। शिवदास को पेंशन मिलती है। दिन भर दरवाजे पर बैठकर गपशप करना और भरे पूरे परिवार को हंसते खेलते देखना, खुश रहना, धर्म चर्चा करना, बस यही काम था। लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। बिरजू बीमार पड़ा और उसे मरे 15 दिन हुए। बिरजू के क्रियाकर्म से फुर्सत होकर शिवदास ने कर्मवीर की तरह जीवन संग्राम के लिए फिर से एक बार कमर कस के खड़ा हो गया। शिवदास से बहू के आंसू देखे नहीं जा रहे थे। अपने मन को कड़ा करके भरे गले से बहू को दिलासा देने लगा। शिवदास ने मनोवैज्ञानिक की तरह सोचा कि घर की स्वामिनी बनकर विधवा के आंसू पुछ जाएंगे। कम से कम उसे इतनी मेहनत तो नहीं करना पड़ेगी। इसी सोच से ससुर ने भंडारी की चाबी बहू राम प्यारी को सौंप दी। बहू के दुख को स्वामित्व के गर्व से कम कर देना चाहता था। राम प्यारी नरम आवाज में ही बोली, यह कैसे हो सकता है दादा कि आप मेहनत मजदूरी करें और मैं मालकिन बनकर बैठूं। काम धंधे में लगे रहने से मेरा मन बहलेगा। बैठे बैठे तो रोने के सिवा कुछ न होगा। शिवदास ने भी बहू को बड़े प्यार से समझाया, बेटा, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। रोने की बात छोड़, मन पक्का करो। घर के काम बहुत होते हैं, उन्हें देखने वाला भी तो कोई चाहिए। राम प्यारी ने कई ना नुकुर की, किंतु शिवदास ने एक न सुनी। राम प्यारी के चाबी उठाते ही मन में अपूर्व गौरव और जिम्मेदारी का अनुभव हुआ। जरा देर के लिए पति वियोग का दुख उसे भूल गया। शिवदास की उक्ति काम आई। घर में कोई नहीं था। उसके मन में भंडारे की विभूति देखने की लालसा जागी, क्योंकि भंडारे के अंदर कभी गई नहीं थी। सब लेन देन ससुर शिवदास ही किया करते थे। सारे घर के लिए भंडार घर रहस्यमय जादुई कोठरी थी। आज उसको देखने का मौका मिला था। दिल धड़क रहा था। बाहर का दरवाज़ा बंद किया और भंडारे का दरवाज़ा खोला तो उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। इसके आगे उसके गहने कपड़ों का आनंद भी फीका पड़ गया। क्या कुछ नहीं था इस भंडार घर में। मानो उस कोठरी में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। राम प्यारी भी आधे घंटे तक बैठी आत्मा को तृप्त करती रही। अब तक उसके मन में अपने बच्चे के लिए भावनाएं उठती थी, लेकिन जब कोठरी से निकली तो उसके भाव ही बदल गए थे। मानो किसी ने जादू कर दिया हो। उतने में किसी ने मुख्य दरवाजे पर आवाज़ दी। जाकर देखा तो पड़ोस की झुनिया 1 रुपया मांगने आई है। राम प्यारी ने बड़ी रुखाई से मना कर दिया कि अभी क्रियाकर्म में सब खर्च हो गया है, कुछ न मिलेगा। पूरे गांव वालों को राम प्यारी का ही आसरा होता है और वह भी मना कर रही है। झुनिया मन ही मन सोचती है कि शिवदास ने मना किया होता तो एक बात थी, पहले तो शिवदास की आंख बचाकर भी कभी कुछ दे देती थी, यहाँ तक कि गहने भी देती थी। शिवदास के घर में ऐसी दयालु बहू के आने से गांव वाले अपना सौभाग्य ही मानते थे। झुनिया ने कई मिन्नतें की, लेकिन राम प्यारी वैसी ही कठोर बनी रही और झुनिया को खाली हाथ लौटा दिया। उसके जाते ही राम प्यारी भोजन पानी का इंतज़ाम करने में जुट गई।
पहले यही काम भारी लगता था। दोनों बहनों में नोक-झोंक होती थी, फिर दोनों में से एक उठकर जैसे तैसे रोटी बनाकर निपटा देती थी। लेकिन आज राम प्यारी में तो गजब की फुर्ती और लगन आ गई है, स्वामिनी जो बन गई है। बाहर निकलकर देखा तो द्वार पर कूड़ा करकट पड़ा था। ससुर को कोसते हुए राम प्यारी ने द्वार को चमका दिया। देखा तो नाद से बदबू आ रही थी। राम प्यारी मटका लेकर पानी लेने चली तो शिवदास ने पुकारा, पानी क्या होगा बहू, उसमें पानी भरा हुआ है। राम प्यारी ने कहा, नाद का पानी सड़ गया है, मुन्नी भूसे में मुंह नहीं डालती, देखते नहीं हो कोस भर दूर खड़ी है। शिवदास मार्मिक भाव से मुस्कुराए और आकर बहू के हाथ से घड़ा ले लिया। कई महीने बीत गए। राम प्यारी के अधिकार में आते ही घर में मानो बसंत आ गया। अंदर से बाहर तक किसी कुशल प्रबंधक के सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखते थे। प्यारी ने गृह मंत्री की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक तरह से चलने लगे थे। भोजन समय पर और पहले से अच्छा मिलता है, दूध घी ज़्यादा होता है, घर में काम बहुत है, लेकिन प्यारी न खुद आराम करती है न दूसरों को करने देती है। घर में कुछ ऐसी बरकत आ गई कि घर में सब कुछ उपलब्ध रहने लगा। आदमी से लेकर जानवर तक स्वस्थ दिखने लगे थे। बस राम प्यारी ही पुराने कपड़े पहनी रहती, चिंता करती रहती। फिर भी सभी राम प्यारी से ईर्ष्या करते थे। कभी कभी तो शिवदास भी उससे बहस कर लेते थे, लेकिन सभी ने यह भी अच्छी तरह समझ लिया था कि प्यारी के बिना काम नहीं चलेगा। दोनों बहनों में अब पहले जैसा अपनापन नहीं रहा। सुबह का समय था। दुलारी ने हाथ के कड़े प्यारी के सामने पटक दिए और बोली, इसे भी रख दो भंडारे में। प्यारी ने कड़े उठाए और कोमल स्वर में बोली, कह तो दिया, हाथ में रुपया आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसे भी नहीं घिस गए हैं कि उठाकर फेंक दिया जाए। दुलारी तो लड़ने पर उतारू थी। बोली, तेरे हाथ में न पैसा आएगा न कड़े बनेंगे, तुझे तो पैसे जोड़ने में मज़ा आता है। प्यारी ने हंसकर ही कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूँ तो तेरे ही लिए, कि मेरा और कोई है। मैं सबसे ज़्यादा खा लेती हूँ, मेरा तो अनंत भी टूटा पड़ा है। दुलारी ने चिढ़कर कहा, तुम न खाओ न पहनो, जस तो पाती हो, यहाँ खाने पहनने के सिवा और क्या है। मेरे कड़े आज भेज दो बनने के लिए। प्यारी ने फिर हंसी करते हुए पूछा, रुपए न हो तो कहाँ से लाऊं? दुलारी ने उखड़ कर ही जवाब दिया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो कड़े चाहती हूँ बस। इसी तरह सभी जब तब मौका मिलते ही प्यारी को खरी खोटी सुना ही देते थे। प्यारी सब कुछ हंसकर सह लेती थी। स्वामिनी का तो यही धर्म है कि सबकी सुनो भी और उनके कल्याण के लिए करते भी रहो। इस सब से स्वामिनी की कल्पना अधिक मजबूत होती है। अपना दुखड़ा उसके सामने सभी रोते हैं, लेकिन होता वही है जो वह चाहती है। वह उसी में खुश भी थी। गांव भर में प्यारी की तारीफ़ें होती थी कि सारे घर को संभाल लिया, नहीं तो दूसरे सगाई कर लेती, उम्र ही क्या है उसकी, इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है। शाम को दुलारी और मथुरा काम से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी तो निहाल हो गई, चटपट कड़े पहने और दौड़ी मथुरा को दिखाने पहुंची। प्यारी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर दृश्य देखने लगी। प्यारी की आंखें सजल हो उठी। दुलारी और मथुरा के स्थान पर स्वयं को देखने लगी। दुलारी उससे 3 साल ही तो छोटी है। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा तो दो, तंबाकू मंगवाऊं। प्यारी का ध्यान टूटा। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लेने चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जावे। इस महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता है। कभी घर की मरम्मत, कभी बैलों की जोड़ी, नातेदारों का व्यवहार,
दवा दारू के लिए रुपयों की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत काट छाँट करने पर भी काम न बनता तो अपना कोई गहना निकालती, और वह गहना जो एक बार हाथ से निकल कर गया तो फिर न लौटता। वह चाहती तो इसमें कितने ही खर्चों को टाल तो सकती थी, लेकिन जहाँ इज्जत की बात आती तो प्यारी दिल खोल कर खर्च करती थी। गहने तो दुलारी और मथुरा के पास भी थे, लेकिन उनसे कुछ न कहती कि उनके पहनने ओढ़ने के दिन हैं। दुलारी के लड़का हुआ। प्यारी ने धूमधाम से जन्मोत्सव मनाने की बात कही। शिवदास ने तो टालना चाहा, लेकिन प्यारी का हौसले से दिल कब मानने वाला था। बोली, कैसी बातें करते हो दादा, पहले पहल लड़के के लिए भी धूमधाम ना हुआ तो कब होगा। मन तो नहीं मानता, फिर दुनिया क्या कहेगी। नाम बड़े और दर्शन छोटे। सारी व्यवस्था मैं कर लूँगी, तुमसे कुछ न मांगूंगी। शिवदास ने समझाया, इस तरह गहने ख़त्म मत कर, कोई किसी का नहीं होता। अपने पास 2 चीज़ें रहेंगी तो सब मुँह ताकते हैं, नहीं तो कोई बात भी नहीं करता। प्यारी ने इन बातों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। खा पी कर सब चले गए। थकी हारी प्यारी लेट गई। मथुरा बेटे को देखने को व्याकुल था। आंगन में आया, प्यारी को नींद में जानकर बेटे को चूमने लगा। उसे गोद में ले लिया। आहट पाकर प्यारी की नींद खुल गई। सोने का बहाना करके अध खुली आँखों से आनंद क्रीड़ा देखने लगी। बारी बारी से दुलारी और मथुरा बालक का मुँह चूमते। दोनों में मीठी नोक झोंक सुनकर प्यारी का मातृत्व हिलोरे लेने लगा। मथुरा ने दुलारी से कहा, अब बहुत सवेरे ना उठाकर, ना ही छाती फाड़ कर काम किया कर। दुलारी ने प्यारी की तरफ इशारा करके कहा, यह महारानी जीने देगी। मथुरा ने कहा, मुझे तो बेचारी पर दया आती है, उसके हमारे अलावा कौन है। भैया होते तो उसके भी 2-3 बच्चे होते। यह सुनकर प्यारी के गले में आंसुओं का ऐसा तूफान उठा कि उसे रोकने में सारी देह कांप उठी। अपना जीवन उसे मरुस्थल सा लगा, जिसकी रेत पर वह हरा भरा बाग लगाने की नाकाम कोशिश कर रही है। तभी शिवदास ने आकर कहा, बड़ी बहू क्या सो गई? बाजे वालों को अभी परोसा नहीं मिला है, क्या कह दूं? कुछ दिनों बाद शिवदास भी मर गया। उधर दुलारी के 2 बच्चे और हुए। उसका अधिक समय बच्चों में निकलने लगा। खेती का काम मजदूरों पर आ गया। मथुरा मजदूर तो अच्छा था, लेकिन संचालक अच्छा न था। इसीलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर खेत के लगाना पड़ते थे। कहने को तो अब मालकिन थी, पर वास्तव में घर की सेविका थी। मजूर भी उससे त्योरियां बदलते, जमींदार का प्यादा भी उस पर धौंस जमाता। भोजन में भी किफ़ायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी के भी छोटे बच्चे थे, उसे भी भरपूर भोजन चाहिए। और मथुरा तो घर का सरदार था, उसके तो अधिकार को कौन छीन सकता था। और मजदूर भला क्यों अपना भोजन छोड़ने लगे। सारी कसर बेचारी प्यारी पर निकलती। वह एक फालतू चीज़ थी, अगर आधा पेट खाए तो किसी को कोई हानि नहीं हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में ही उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आँखों की रोशनी भी कम हो गई, मगर खुश रहती थी। स्वामित्व का गौरव इस सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने को मन होता है। यहाँ कमाई में कोई बरकत नहीं है, किसी तरह पेट की रोटियां चल जाती है बस। कई आदमी पूरब से आए हैं, वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज़ की मजदूरी होती है। 4-5 साल भी वहाँ रह गया तो माला माल हो जाऊँगा। अब आगे लड़के बाले हुए हैं, इनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। दुलारी ने भी समर्थन किया, हाथ में 4 पैसे होंगे तो लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारी तो किसी तरह कट गई। लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गई, उसका मुंह ताकने लगी। इसके पहले तो ऐसी बातचीत कभी न हुई। यह धुन कैसे सवार हो गई? उसे शक हुआ, शायद मेरे कारण यह भाव उत्पन्न हुए हैं। बोली,
मैं जाने को तो ना कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे? 2-3 साल में खेती बन जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। मथुरा ने कहा, इतने दिन खेती करते करते हो गए, अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी? इसी तरह एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब ताकत भी तो कम हो रही है, यह खेती कौन संभालेगा? लड़कों को मैं इस चक्की में जोत कर उनकी ज़िंदगी खराब नहीं करना चाहती। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया, घर पर जब तक आधी रोटी मिले पूरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में ले लो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूँगी। मथुरा का गला भर गया, बोला, भाभी, यह तुम क्या कहती हो? तुम्हारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल को चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह भुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, हम लोगों को जाने दो। भगवान ने चाहा तो फिर घर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च वर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे? दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन? यहाँ देहात में लड़के क्या पढ़े लिखेंगे? बच्चों के बिना इनका जी वहाँ न लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले जितना खर्च होगा उतने में सारा परिवार आराम से रह लेगा। प्यारी बोली, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे ले जाने को तैयार न थी। उसने कहा, बहन, तुम चलती तो बात ही क्या थी, लेकिन तुम चली गई तो यहाँ का सारा काम धाम कौन देखेगा? सब खत्म हो जाएगा। मथुरा का परिवार सहित जाना तय हुआ। जाने के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरी पकाई। जब से इस घर में आई तब से एक भी दिन अकेले रहने का मौका न मिला। दोनों बहनें सदैव साथ रहीं। आज यह भयंकर अवसर सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती है मथुरा खुश है, बच्चे भी आनंद में खाना पीना भूल गए हैं, और दुलारी के तो कहने ही क्या, वह तो मानो मेला देखने जा रही है, क्रिया शून्य थी। प्यारी के सिर पर सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से कपड़े आए या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफ़र के खर्च के लिए कितने रुपयों की ज़रूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी तो दूसरे को कई दिनों से दस्त लगे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना, कूटना आदि सैकड़ों कामों में प्यारी व्यस्त थी। बच्चे वाली न होकर भी बच्चों की लालन पालन में दुलारी से अधिक कुशल थी। कहती है, देखो बच्चों को बहुत मारना पीटना मत, मारने से बच्चे ज़िद्दी और बेशर्म हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा भी बन जाना पड़ता है। लेकिन दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन से सुन रही थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई के दिन प्यारी की परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कि कहीं चली जाए जिससे यह दृश्य न देखना पड़े। यह सोच सोचकर उसका हृदय बैठा जाता था कि थोड़ी देर में घर सूना हो जाएगा, मैं दिन भर अकेली पड़ी रहूँगी, किससे हंसूँगी बोलूँगी। यह सोचकर वह काँप जाती थी। ज्यों-ज्यों समय निकट आता गया मन और अधिक बैठता गया। वह कोई काम करते करते जैसे शून्य में खो जाती थी। मन को समझा रही थी कि ये लोग अगर अपने होते तो क्या इस तरह से चले जाते। दूसरों के लिए कितना भी करो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उस पर जा बैठे। गांव के कितने स्त्री पुरुष मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी और मथुरा से एकांत में गले मिलकर रोना चाहती थी, हाथ जोड़कर कहना चाहती थी, मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा इस संसार में कौन है। लेकिन इस भड़बड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी
दोनों गाड़ी में जा बैठे। प्यारी द्वार पर खड़ी रोती रह गई। कई दिनों तक प्यारी मूर्छित से पड़ी रही। उसका हलवाहा जोखू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खा पी लो, कब तक इसी तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की औरतें भी देती, लेकिन उनकी तसल्ली में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छुपा हुआ था। लेकिन जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी, नशेबाज था। प्यारी उसे बार बार डांटती रहती थी। दो एक बार तो उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के कहने से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें उसे अच्छी न लग रही थी, लेकिन वह उसे डांटना नहीं चाहती थी, क्योंकि इस समय उसे सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे प्यारी उस दुख से उबर गई और जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर चलने लगी। गांव वालों ने उसे सलाह दी कि खेतों को उठवा ले, लेकिन प्यारी को यह मंजूर नहीं था। इधर मथुरा ने भी कोई चिट्ठी वगैरह ना भेजी, जिससे उसके अभिमान को और बल मिला। वह कहती है, वह समझता है मैं उसके आसरे बैठी हूँ, यहाँ तो उसको भी खिलाने का दावा रखती हूँ। उसकी चिट्ठी भेजने से मुझे कोई धन मिल जाता। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब कोई विशेष काम रहा नहीं। प्यारी सारा दिन खेती बाड़ी के काम में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, खूब फले, खूब बिके। पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की आदतों में भी एक विचित्र परिवर्तन आया। वह साफ सुथरे कपड़े पहनती, मांग चोटी भी करती, गहनों के प्रति भी रुचि हुई। रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी संयम से करने लगी। सागर पहले खेतों को खींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकासी की नालियाँ बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा था और अब उससे हल्की हल्की लहरें भी उठती थीं, खिले हुए कमल भी थे। जोखू खेत से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक वहाँ क्या करता रहा? जोखू ने कहा, 4 क्यारियाँ बच रही थी, मैंने सोचा 10 बाल्टी और सींच दूँ, कल की झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसे बहाने करता था, अब वह छोड़ चुका था। वह समझ चुका था कि अब उसके ही बल पर प्यारी की गाड़ी चलने वाली है। प्यारी सारे दिन खेत में थोड़े ही रह सकती थी, इसीलिए अब उसमें जिम्मेदारी आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो डालो, आदमी जान रखकर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज न होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी नाराज़ हो रही है। उसने तो अपनी समझ से अच्छा काम किया था, सोचा कुछ तारीफ करेगी, और यहाँ तो डांट पड़ रही है। चिढ़कर बोला, मालकिन तुम दाएं बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो दूसरे खेत सूखे पड़े रखे हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली मिला था। सवेरे अगर मैं ना पहुंचता तो कोई और आकर छींक लेता, फिर हफ्ते भर राह देखनी पड़ती, तब तक तो सारे गन्ने के खेत सूख जाते। इसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं कुछ कह थोड़े रही हूँ पागल, मैं तो कहती हूँ कि जान रखकर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन बीमार पड़ जाएगा? मैं 20 साल में कभी सिर तक नहीं दुखा, आगे की नहीं कहता, कहो मत, रात भर काम करता रहूं। प्यारी ने कहा, मैं क्या जानूं, तुम ही आए दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता तो कहते बुखार आया, पेट में दर्द था। शर्मा जाता है, बोला। वह बातें तब थी जब मालिक लोग चाहते थे कि इसे पीस डालें, अब तो जानता हूँ मेरे ही माथे हैं, मैं न करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर लिया। बोली,
तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे? कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते? जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लूँ? 1.25 सेर खाता हूँ 1 जून पूरा। 1.25 सेर? 2 जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी ने कहा, आज मेरी रसोई में खाओ, देखो कितना खाते हो। जोखू ने भी पुलकित होते हुए कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी। आध सेर की 2 रोटी सेंक कर खिला दो, वो तो खा लूँगा। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लेट बनाता हूँ और उपलों पर सेक लेता हूँ। कभी मट्ठे से, कभी नमक से और कभी प्याज से खा लेता हूँ और आकर पड़ा रहता हूँ। प्यारी, मैं तुम्हें आज फुल के खिलाऊंगी। जोखू, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी कहती है, बको मत, झटपट आकर बैठ जाओ। जोखू कहता है, ज़रा बैलों को पानी देता हूँ तो बैठो। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी धान बोना नहीं चाहती थी, लेकिन जोखू चाहता था कि बाबा बिरजू और मथुरा ने जब धान बोए हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं। प्यारी कहती है, तब घर में काम करने वाले 2 जवान थे, यह काम तुम पर अकेला पड़ जाएगा। जोखू ने कहा, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ तो दोनों के बराबर काम क्यों न करूँगा। प्यारी बोली, चल झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आधे सेर में ही रह गए। मैं कह देते हूँ, धान न रोपो, मजदूर नहीं मिलेंगे और तुम्हें अकेले परेशान होना पड़ेगा। मेरी बला से मैं ही परेशान होऊंगा ना, यह देह किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम सुबह से लेकर शाम तक खेतों में रहोगे और अकेले मेरा जी यहाँ उबेगा। जोखू को जी उबने का अनुभव न था। उसने कहा, अकेली रहो, जी उबे तो सो जाना, मैं घर में रहूँगा तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो केवल मुझे खाने की सूझती है। चलो, बातों में देर हो रही है और बादल घिरे जाते हैं। प्यारी ने हार कर कहा, अच्छा कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पड़कर कहा, अच्छा बैठ गया, कहो क्या कहती हो। प्यारी ने हंसते हुए कहा, कहना क्या है, मैं पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? अकेले मरती हूँ तब 1 से 2 हो जाऊँगी। जोखू शर्माता हुआ बोला, तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन, किससे सगाई कर लूँ यहाँ? मैं ऐसी महरिया लेकर क्या करूँगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती। प्यारी ने कहा, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई, ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी न चाहे। जोखू कहता है, यह मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वह गहने न चाहे, हाँ मेरी जान न खाए। तुमने तो कभी गहने के लिए हट नहीं किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के गालों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? जोखू कहने लगा, मैं कहने लगूँगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में शर्म की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात करोगे तो ज़रूर बिगड़ूंगी। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ढकेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के ही मानूंगी। जोखू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह हो, ऐसी ही गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसे ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसे ही किफ़ायती हो और ऐसे ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो करूँगा नहीं, इसी तरह पड़ा रहूँगा। प्यारी का मुख लज्जा से लाल हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए।